नमस्कार दोस्तों। आज हम इतिहास विषय के बारे में एक सामान्य जानकारी लेंगे और इसका एक सामान्य अर्थ और इसके महत्व को समझेंगे। यह हमारा एक महत्वपूर्ण विषय है। जैसा कि आपको पता है कि प्रारंभिक परीक्षा में भी जो सामान्य अध्ययन का पेपर होता है उसमें इतिहास विषय एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और जब हम मुख्य परीक्षा में पहुंचते हैं लोक सेवा आयोग के या राज्य संघ लोक सेवा आयोग के, तो उसमें जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है उसमें इतिहास का महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस विषय के बारे में हम गहनता से अध्ययन करेंगे, इसके सूक्ष्म पहलुओं पर ध्यान देंगे। यह एक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है, लेकिन कैसे हमें अपने सिलेबस के हिसाब से इसे पढ़ना है, समझना है, इसका अध्ययन करना है, ये हम आपको यहाँ पर बताएंगे। और कैसे इसे अपने लिए इंटरेस्टिंग बनाएंगे, कैसे एक दूसरे से चीज़ों को जोड़ के हम इसे आसान भाषा में समझेंगे और कठिन चीज़ों को भी आसान शब्दों में समझ के हम इसे आपको यहाँ पर बताएंगे। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आप पूरे विश्वास के साथ यहाँ पे इतिहास विषय के बारे में समझिए और फिर उसका पूरा आनंद लीजिए और गंभीरता से हमारे साथ जुड़ जाइए। तो आइए आप पहले हम जानते हैं कि इतिहास, तो जैसा कि आपको पता है यह 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति प्लस हा प्लस आस। इसका मतलब हुआ निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ होगा, निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ होगा, हुआ होगा। इतिहास शब्द जो है यह ग्रीक भाषा के मतलब हिस्ट्री जो है या ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरिया से आया है। हिस्ट्री यह जो है ग्रीक शब्द से आया है। ये हिस्ट्री, इसका अर्थ होता है इंक्वायरी, जानना, खोजबीन, सॉरी तो यह जो हिस्ट्री शब्द है यह हिस्टोरिया शब्द से निकला हुआ है। यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है इंक्वायरी, मतलब जानना या खोजबीन करना, नॉलेज के बारे में इंक्वायरी। तो एक इसका हमने उत्पत्ति देख लिया, किन शब्दों से मिलकर भारतीय संदर्भ में ये किन शब्दों से मिलकर बना है। मतलब इति प्लस हा प्लस आस, मतलब निश्चित रूप से ऐसा ही अतीत में हुआ होगा, इसका मतलब हुआ। और जो हिस्ट्री शब्द है इसकी उत्पत्ति जो है वो ग्रीक शब्द से हुई है, मतलब और इसका अर्थ होता है ग्रीक भाषा में जानना या खोजबीन करना। तो भारतीय संदर्भ में एक अपना अलग दृष्टिकोण है। जब हम यूनानी या विदेशी दृष्टिकोण के रूप में इतिहास को समझेंगे तो वहाँ पे उनका एक अलग दृष्टिकोण है। हम भारतीय संदर्भ में जाएंगे तो इतिहास का एक बहुत पहला परिचय हम अथर्ववेद में देखते हैं, जहाँ पे
एक प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में उसके दृष्टिकोण के बारे में समझने जानने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। सतपथ ब्राह्मण में इसे हाँ इतिहास की विधा को इतिहास वेद के रूप में जाना गया है। यूनानी दृष्टिकोण पे हम आएंगे तो सर्वप्रथम हेरोडोटस सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया। इतिहास शब्द का प्रयोग किया हेरोडोटस। इसे हम इतिहास का जनक इन्हें हम इतिहास का जनक कहते हैं। तो अब आप एक मोटे रूप में समझ लीजिए कि अतीत की घटनाओं का एक क्रमबद्ध जो अध्ययन होगा वही इतिहास है। इसका एक ब्रॉड डिस्कोर्स, इसमें हम राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, औपनिवेशिक सभी रूपों को समाहित करते हैं। जो भी घटनाएं अतीत में घटी हुई हैं, कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं, उनको लिंक करके जब हम उनका एक अध्ययन करेंगे, एक उन पे अपना अनुभव साझा रखेंगे, तो वही इतिहास है। वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है ये इतिहास अपने अतीत से प्रभावित होता है, और जो ये वर्तमान है चल रहा है, यही जो भविष्य है इसका इतिहास बन जाएगा। यानी वर्तमान में जो घटनाएं हैं या अपने अतीत से प्रेरित हैं, और जो भविष्य की घटनाएं होंगी या जो संभावनाएं हैं वो अपने वर्तमान से प्रेरित होंगी। तो अतीत के क्रमबद्ध अध्ययन को एक साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि वो इतिहास है। हमें चूंकि अपने सिलेबस के अनुसार, अपने विषय के अनुसार पढ़ना है, तो हम यहाँ पे सब भारतीय इतिहास के संदर्भ में हम यहाँ इनका अध्ययन करेंगे। तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में आइए दोस्तों हम देखते हैं। भारतीय इतिहास भारतीय इतिहास को हम पहले 4 श्रेणियों में इसे तोड़ लेते हैं, फिर क्रम से हम उनका एक एक करके विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, और एक चौथा हो गया स्वतंत्रता के बाद का इतिहास। ये बाद का इतिहास। तो सबसे पहले हम भारतीय इतिहास को अपने सिलेबस के अनुसार 4 भागों में बांट लेते हैं। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, स्वतंत्रता के बाद का इतिहास। तो अब हम क्रम से इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे, और हर एक टॉपिक में कई सब टॉपिक हैं जिनके बारे में हम गहन अध्ययन करेंगे, और हर एक पॉइंट को सब क्रम के अनुसार, सीक्वल के अनुसार समझेंगे। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण आप चीज़ें ध्यान दीजिएगा कि हर चीज़ को हमें अगले क्रम से जोड़ना है, एक चैन बनानी है, हमारी एक मेमोरी चैन बननी चाहिए इतिहास को लेकर, क्योंकि हर पिछली घटना अपने आगे वाली घटना के लिए एक आधार तैयार करती है, या आगे की घटना अपनी पिछली घटनाओं से प्रेरित होती है।
तभी हम इतिहास को अच्छे से समझ पाएंगे। और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर आप इतिहास को कभी भूलेंगे नहीं और आप इसे अच्छे मनोरंजन के साथ पढ़ेंगे, आप बोर नहीं होंगे। जब सीक्वल टूटने लगता है तो क्या होता है, फिर मजा नहीं आएगा, फिर आप बोर होने लगोगे, फिर आप इतिहास को 10 साल 15 साल पढ़िए, फिर आप सतही अध्ययन पे ही रह जाएंगे, पढ़ेंगे भूलेंगे, पढ़ेंगे भूलेंगे। लेकिन अगर आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी और एक मतलब जो कहानी होती है वो आपके दिमाग में हमेशा फिट रहेगी। अब जैसे ईस्वी हो गया, सन को लेकर कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, सर हमें ईस्वी याद सन याद करें कि ना करें। जब आपके दिमाग में इतिहास का एक क्रमबद्ध अध्ययन रहेगा तो आप ऑटोमेटिक उस सन के आसपास आप पहुंचेंगे। हमें आयोग में जाके मतलब सन नहीं, हमें तथ्यों को समझना है, हमें उसकी एक जो कहानी है वो उसको समझना है, उसके आधार पे हम सन को भी आसानी से पढ़ लेंगे, फिर उस सन भी हमें आसानी से याद हो जाएगा। हमें रट्टा मार के नहीं, कॉन्सेप्ट के आधार पे सन को, तथ्यों को समझना और जानना है। तो अब आ गया आपका प्राचीन इतिहास। अब प्राचीन इतिहास में भी अब आपको देखिए क्रम सिस्टम से चलना है। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, फिर आपका हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, फिर इसके बाद उत्तर वैदिक, सीक्वेंस चलिएगा दोस्तों ये सब, फिर महाजनपद काल, तत्पश्चात आपका उसके बाद धार्मिक सुधार, धार्मिक आंदोलन कह लीजिए, जिसमें आपका बौद्ध धर्म, बौद्ध, जैन, कई धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, फिर इसके बाद आप मौर्योत्तर काल, इसी प्रकार गुप्तोत्तर, इसी तरह आपको पूर्व मध्यकाल, जिसमें हम राजपूत काल का उद्भव देखेंगे। ठीक, तो अब आप देख लीजिए कि प्राचीन भारत के इतिहास में आपके ये महत्वपूर्ण सब टॉपिक है। प्रागैतिहासिक काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल, धार्मिक आंदोलन, बौद्ध जैन का जो संप्रदाय उनका उदय, फिर मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर काल और पूर्व मध्यकाल, जिसमें राजपूत काल का उद्भव देखेंगे हम। तो अब आप प्राचीन भारत का ये सब टॉपिक के बारे में आप समझ लिए। अब हम आएंगे मध्यकाल का। तो अब चूंकि मैं चाहता हूं दोस्त थोड़ा बड़ा किया जाए इसे, थोड़ा सा तो या तो फिर इसमें हम पहले बना लेते हैं, फिर आधुनिक वाले में हम थोड़ा सा इसको ब्रॉड करेंगे। तो मध्यकाल में आपका सल्तनत काल, मुगल काल, मराठा, मराठा काल, और फिर उसका पतन,
और फिर अब आइए देखिए, ये मध्यकालीन इतिहास के आपके टॉपिक हैं। मध्यकालीन इतिहास में सल्तनत काल, मुगल काल, मराठा फिर उनका पतन। तो ये आपका हो गया मध्यकालीन भारत का इतिहास। अब आप आएंगे आधुनिक भारत का जो इतिहास है, इसमें आपके महत्वपूर्ण जो सब टॉपिक आएंगे वो आएंगे सबसे पहले विदेशी उपनिवेश का आगमन। देशों का आगमन, फिर उनकी क्या उनका उद्देश्य था। तो सबसे पहले उनका था आर्थिक शोषण, फिर साम्राज्यवादी विस्तार, उसके बाद हम देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण फिर 1857 की क्रांति। फिर देखेंगे विद्रोही आंदोलन। ये आंदोलन मुख्य रूप से किसानों द्वारा, वहाँ के जनजातियों द्वारा, स्थानीय लोगों, जमींदारों के द्वारा किए गए थे। तो अभी तो ये सब टॉपिक है। जब हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे तो एक एक बात को, एक एक तथ्य को आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। और इसके बाद आता है आजाद मतलब स्वतंत्रता का इतिहास। अब इतिहास का एक चौथा चरण है स्वतंत्रता के बाद का इतिहास। जब भारत स्वतंत्र हो जाता है, गुलामी की दास्ता से मुक्त हो जाता है, उसके बाद भारत का स्वरूप कैसा होता है, किस तरह की समस्याएं आती है, उनके लिए क्या योजनाएं बनती हैं, किस तरह का दृष्टिकोण रहता है हमारे नेताओं के द्वारा, हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। कैसी नीतियाँ होती हैं, किस किस रूप में भारत में बदलाव आता है, भारत कैसे आगे बढ़ता है, कैसे फिर से अपने पुराने स्वरूप के लिए संघर्ष कर रहा है, और कैसे चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होकर आगे बढ़ रही हैं, उनको हम समझेंगे यहाँ पे, जो आज का भारत है। तो इसके बाद सबसे पहले देखेंगे 1950 के समय का, 1950 के समय का भारत। तब देखिए, उसके बाद देखिए कुछ नीतियाँ और बनी। जैसे आप कह लेंगे उसी समय एक पूरे विश्व में भारत ने अपनी प्रभावशीलता को दिखाने के लिए, लोगों को विदेशों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए नैम संगठन बनाया, जिसे नाम कहते हैं नॉन एलिगेशन मूवमेंट, गुटनिरपेक्ष नीति। भारत ने तटस्थता की नीति यहाँ पे अपनाई थी। उसके बाद देखते हैं एक नए भारत का स्वरूप हम देखेंगे 1991 में, जब नई नीति का उद्भव हुआ। तो इनको हम क्रम से देखेंगे, इनके बारे में समझेंगे। भूमंडलीकरण की नीति 1991 के बाद भारत में लागू हुई, जिसके कारण भारत का विश्व के अनेक देशों से आर्थिक सामाजिक संपर्क बढ़ा और उसकी संस्कृति का विस्तार हुआ। तो इन सब चीज़ों को हम क्रम से समझेंगे, लेकिन जब हम उनका अलग से एक एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। अभी सबसे पहले हमारा प्राचीन भारत का इतिहास चलेगा। तो प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे पहले हम समझेंगे प्रागैतिहासिक काल को।
तो यहाँ हम देखते हैं अब इतिहास में प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल जो हो गया, दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल, सबसे पहले हम इसके अर्थ को समझेंगे। जैसा कि हमें पता है प्रागैतिहासिक काल का अपना कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, हम इसका जो भी मुख्य स्रोत है या इसके बारे में हम जानकारी पाते हैं वह हम पुरातत्व के आधार पर ही पाते हैं। सबसे पहले भारतीय संदर्भ में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसे उद्घाटित किया और इसके बारे में पता लगाया। 1800 या 1763 के करीब में, नहीं लगभग 1863 के करीब में, हाँ कन्फर्म, 1863 के संदर्भ में तमिलनाडु के पल्लवरम नामक एक स्थान पर सर्वप्रथम कनिंघम महोदय ने प्रागैतिहासिक काल के प्रथम उपकरण का पता लगाया। और हमारा प्रथम उपकरण जो प्राप्त होता है वो कुल्हाड़ी है, जिसे बिदारणी भी कहा गया है। तो अब पहले समझते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के में भी कितने चरण हैं, कब इसकी शुरुआत होती है, माना जाता है भारतीय इतिहास के संदर्भ में। तो प्रागैतिहासिक काल को भारतीय इतिहास के संदर्भ की दृष्टि से जब पढ़ा और समझा जाएगा तो इसे 3 काल में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। एक बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहासकार हुए हैं जर्गेसन थॉमसन, जिन्होंने इतिहास को 3 काल में बांटा है। ये भी आप नोट कर लीजिए, कभी कभी एग्जाम में पूछता है। थॉमसन, इन्होंने 3 चरण में बांटा है: पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल। ये प्री का क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्री में आपके, ये प्री का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राचीन भारत के इतिहास से जब प्रश्न बनता है तो 2-3 सालों के बाद ये क्वेश्चन रिपीट होता है। हमारा जो भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे हम, कनिंघम महोदय के द्वारा जो चरण बांटा गया है, परिभाषित किया गया, उसको समझेंगे: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। अब हम देखेंगे कि इसको मिटा देता हूं दोस्तों, इसको आप समझाने के लिए था। अब पुरापाषाण काल को भी हम 3 चरणों में बांटते हैं: निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल। अब इन तीनों के समय को देखते हैं। 25 लाख बीसी से, ये बीसी का मतलब दोस्तों ईसा पूर्व से लगभग 10,000 बीसी तक, पच्चीस लाख बीसी से लगभग 10,000 बीसी तक का काल जो है वो पुरापाषाण काल का समय है। सबसे अधिक समय तक मानव इसी काल में रहा है। उसके बाद हम आते हैं मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल का जो समय है ये है लगभग दोस्तों 10,000 बीसी से
लगभग 4000 BC। फिर नवपाषाण। अब देखिए, कहीं कहीं आपको सन को लेकर, ईसवी सन को, ईसा पूर्व को लेकर कहीं कहीं आपको कंफ्यूजन मिलेगा। कुछ किताबों में 10,000 BC से 4000 ईसी, मतलब 1000 माना गया है नवपाषाण काल को, और कुछ जगहों पे 4000 BC से 1000 BC माना गया है। अब ये कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि जब मध्य पाषाण काल का समय चल रहा था तो कई स्थानों पर उसी समय नवपाषाण काल का समय चल रहा था। वहां कुछ जगहों पे आग का प्रयोग पहले होने लगा था, कृषि का प्रयोग होने लगा था, लोग एक समूह बनाकर रहने लगे थे। उसी के समानांतर कुछ जगहों पे नवपाषाण काल चल रहा था। तो इसीलिए किताब में कई जगह उसके काल को लेकर समस्याएं आती हैं। तो मोटी मोटा मान लीजिए कि 10,000 BC से लगभग 4000 BC उसको भी मान सकते हैं, लेकिन अब चूंकि हमने इस तरह उसको डिवाइड किया है तो 4000 BC से 1000 BC मानिए, BC। तो इस तरह इनका कालक्रम बांटा गया है। अब हम समझेंगे कि हर काल का अपनी एक विशेषता है, हर काल को उसकी कुछ विशेषताओं के तौर पे जाना जाता है। कैसे क्रमबद्ध विकास को एक चरण दूसरे चरण से संबंधित है, एक दूसरे अगले चरण में कैसे पिछले चरण के तुलना में विकास हुआ है, इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। तो आइए, तो जो पूरा पाषाण काल है, इसमें क्या है कि मनुष्य का जो जीवन था वो भोजन संग्रहण का और आखेटक का था। तो महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या था? ये शिकारी थे, आखेटक, आखेटक जीवन जीते थे और भोजन का संग्रहण करते थे जंगलों से, संग्राहक। जब हम मध्य पाषाण काल में आते हैं तो हम देखते हैं कि ये दोनों विशेषताएं तो इनमें रहती हैं, जैसे आखेटक और संग्राहक तो रहता ही है। इसमें एक चीज जुड़ जाता है, पशुपालन। ठीक, अब हम आते हैं नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल, अब इसमें हम आते हैं तो मनुष्य का जीवन जो है वो समूह के रूप में पशुपालक और समूह या संगठित रूप में, संगठित रूप में मनुष्य अपने आप को पाता है। ठीक है, समूह या संगठित रूप में रहता है। फिर
औजार। अब देखते हैं कि इस काल की एक अपनी विशेषता होती है। नवपाषाण काल, तो उसमें मनुष्य का जीवन क्या होता है, वो पशुपालन के साथ साथ सामूहिक रूप में, सामाजिक रूप से रहने लगा था। अब देखिए, हर काल की अपनी एक और विशेषता थी, जैसे उसमें किस तरह के औजार पाए जाते थे। तो औजार, जब हम पुरापाषाण काल में आएंगे तो देखेंगे कि क्वार्टजाइट, पत्थरों के औजार। क्वार्टजाइट जो होती है वो चट्टान होती है, इनसे निर्मित होते थे उस समय के औजार, जो काफी भोंटे टाइप के होते थे, मोटे होते थे। अब जब हम मध्य पाषाण काल में आएंगे, अब देखिए मध्य पाषाण काल में दोस्तों थोड़ा सा जो औजार हैं उनका रूप बदल जाएगा। औजार और नुकीले, थोड़ा सूक्ष्म हो जाएंगे और धारदार हो जाएंगे। तो इनको नाम दिया गया है माइक्रोलिथ। सूक्ष्म औजार। ये काफी नुकीले और पिछले जो भौदे औजार थे उनसे थोड़ा सा अच्छे रूप में होते थे, जिनसे शिकार करने में आसानी होती थी। अब उसके बाद हम आते हैं नवपाषाण काल में। तो नवपाषाण काल का जो औजार थे वो एक विकसित रूप में थे और आज के आधुनिक हथियारों, कुल्हाड़ी, हसिया, गरासी जो हम बोलते हैं, उनसे मिलते जुलते। तो काफी शुद्ध रूप में ये औजार पाए जाते थे और शिकार करने के लिए या खेती करने के लिए बहुत ही उपयुक्त होते थे, उपयोगी होते थे, और उनसे कृषि करना भी बहुत आसान हो गया था। तो इस काल में आते आते हम देखते हैं कि औजार जो है अपने आधुनिक रूप में सामने आते हैं। अब हम दोस्तों देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं जहां पे उस काल से संबंधित विशेषता पाई जाती है और उनके आधार पर उनका आकलन किया गया है। तो जब हम पुरापाषाण काल की तरफ आएंगे तो देखेंगे कि एक स्थान है तमिलनाडु में, अतिरपक्कम या अतिरमपक्कम, जो भी आप कहिए। पक्कम, ये है तमिलनाडु में। ठीक। दूसरा हथनौरा, यहां से मानव की प्रथम खोपड़ी मिली है, हथनौरा नामक स्थान पे। यह नर्मदा नदी के तट पर है। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के पास बहती है, तो वहां पे हथनौरा एक जगह है जहां पे एमपी सर्वप्रथम नर्मदा नदी के पास सर्वप्रथम मानव खोपड़ी। एक और महत्वपूर्ण स्थान है, देखिएगा इसी में पुरापाषाण काल में ही, भीमबेटका। ये भी आपका एमपी। यहाँ चित्रकारी, पत्थरों पर चित्रकारी की गई है, प्रस्तर पर। तो काफी महत्वपूर्ण है भीमबेटका। परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि प्राचीन काल में चित्रकारी के लिए कौन सी जगह फेमस थी, तो भीमबेटका गुहा में
मतलब चित्रकारी चट्टानों पर कई आकृतियों में चित्रों में की गई है। अब आते हैं हम मध्य पाषाण काल में। तो सबसे पहले हम देखते हैं चौपानी मांडो, सराय नाहर, यह दोनों जगह मध्य प्रदेश में लगभग प्रतापगढ़ के आसपास है। महत्वपूर्ण स्थान है मध्य पाषाण काल से संबंधित। यहां से भी आपके कुछ सौ के अवशेष मिले हैं, जो कई 300 के रूप में या 200 को एक साथ लिटाए हुए कई आकृतियां मिली हैं, कई उसके साक्ष्य मिले हैं। और अब आते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में हम देखते हैं कि कई कृषि के स्थल जैसे आप मिल गए। तो जो आपका एक हड़प्पा में आप जाएंगे तो एक महत्वपूर्ण जगह है मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ में आप हड़प्पा से परिचित है, लेकिन उसका जो विकास, प्रारंभिक विकास है, वो आपका नवपाषाण काल से ही शुरू हो जाता है। वह कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। फिर हो गया कोल्डिहवा। देखिए, चावल का सर्वप्रथम साक्ष्य हम कोल्डिहवा से ही पाते हैं। यह सब प्री के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि चावल का जब प्रथम साक्ष्य पूछा जाए तो कोल्डिहवा, कृषि का जब प्रथम साक्ष्य पूछा जाए तो मेहरगढ़। आपके 2 क्वेश्चन यहां से तैयार हो गए। हथनोरा जरूर याद रखिएगा, सर्वप्रथम मानव की खोपड़ी प्री का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भीमबेटका प्रथम चित्रकारी प्री का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मध्य पाषाण काल के औजार माइक्रोलिथ आकार के, मतलब सूक्ष्म और नुकीले, इसको जरूर याद रखिएगा। पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट का प्रयोग, ठीक है। और नवपाषाण काल में जो औजार आधुनिक समय के हैं, जैसे गड़ासी हो गया, हंसिया हो गया, कृषि के लिए जो उपयुक्त होते हैं हल, वो ऐसे ही पाए जाते हैं जैसे आज के रूप में। उसी के थोड़ा सा और आधुनिक हो गए हैं, लेकिन उन्हीं से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। इसी से कृषि का विकास भी हुआ। अब आप देखेंगे कि इनमें महत्वपूर्ण चीजें क्या डेवलप हुई, क्या विकसित हुई। तो पूरा पाषाण काल में हम देखते हैं कि आग के बारे में जानकारी तो हो गई थी। आग, चलिए मैं यहीं साइड में लिख देता हूं। आग, आग के बारे में जानकारी थी, लेकिन इसका प्रयोग जो होता है वो मध्य पाषाण काल में होता है। आग का प्रयोग सर्वप्रथम। तो जब भी क्वेश्चन आए कि आग का खोज कब हुई, तो पूरा पाषाण काल, और जब आए कि आग का प्रयोग कब हुआ, तो मध्य पाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या होता है? पहिए का उपयोग, कृषि कार्य शुरू हो गया था। मानव क्या था? समूह के रूप में रहने लगा था। समूह के रूप में मानव जो था वो समूह के रूप में रहने लगा था। अब आइए आगे। अब जैसा कि दोस्तों हम समझ चुके हैं कि पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो पाषाण काल को भी हमने देख लिया था। कि पूरा पाषाण काल में 3 चरण है। मध्य पाषाण काल आपका कब से कब तक है, नवपाषाण काल कब तक है, फिर उसकी क्या विशेषताएं हैं, किस तरह के उसमें लक्षण पाए जाते हैं, किस तरह के समाज का उसमें निर्माण था। तो जैसे
पूरा पाषाण काल था। इसमें मानव का जीवन एकदम यायावर के रूप में था। वो सिर्फ पशुओं का शिकार करता था, कच्चे मांस और फल फूल जंगलों से जो पाता था उसी के ऊपर उसका जीवन निर्भर था। इसमें पशुपालन का और किसी का कोई साक्ष्य नहीं है। मध्य पाषाण काल में जब हम आते हैं तो देखते हैं कि मानव आखेटक के रूप में रहता था, संग्राहक भी भोजन का करता था, लेकिन एक नया पद्धति विकसित हुई जिसे पशुपालन कहते हैं। अभी भी कृषि का आरंभ नहीं हुआ था। नव पाषाण काल में यही चीजें जुट जाती हैं। कृषि का प्रयोग, देखिए एक महत्वपूर्ण चीज छूट गई थी दोस्तों, कृषि का प्रारंभ, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नव पाषाण काल। औजार भी अपने विकसित रूप में क्रम से चलते रह रहे हैं। जैसे इसमें क्वार्टजाइट पत्थरों का औजार पाया जाता है इसमें, और अपग्रेड होके माइक्रोलिथ प्रकार में, यानी और नुकीले और धारदार। यहाँ आते हैं तो आधुनिक रूप के हथियारों से मिलते जुलते हथियार, यानी कि और विकसित रूप। जगह, कुछ महत्वपूर्ण जगह जैसे अतिरपक्कम मद्रास के पास, फिर हथनौरा नर्मदा नदी के आसपास, फिर हो गया आपका भीमबेटका, इसी तरह चौपानी, मांदो, सराय नाहर यहाँ पाए जाते हैं। नवपाषाण काल में कुलदीहवा और मेहरगढ़ जैसे स्थान पाए जाते हैं। महत्वपूर्ण खोज क्या थी इसमें? आग की खोज तो हो गई थी, लेकिन इनके प्रयोग की विधि नहीं पता थी। प्रयोग सबसे प्रथम हम मध्य पाषाण काल में पाते हैं। मध्य पाषाण काल में आग का प्रयोग प्रारंभ हुआ। नव पाषाण काल में जब हम आते हैं तो पहिए का सर्वप्रथम प्रयोग, चाक मानव समूह के रूप में रहने लगा। एक सभ्यता का अब जन्म होने लगा था। मानव संगठित रूप में रहने लगा, एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ रही थी। लोग समूह के रूप में बट बट के कुछ काम अपने एक दूसरे में बांट लिए थे। सामाजिक विशेषताएं उभर रही थी, यानी कि अब एक सभ्यता का उदय हो रहा था। अब इसी के अगले क्रम में जब हम जाएंगे तो हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। जब हम उस समय के परिवेश को, संस्कृति की सभ्यता को देखेंगे तो हमें लगेगा कि इन्हीं सभ्यताओं से प्रेरित होकर वो सभ्यता विकसित हुई है। तो आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में प्रागैतिहासिक काल के बारे में जान गए। अब हम अगले अध्याय में आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।